नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शंखनाद, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सबसे पहले बात करेंगे नीतीश कुमार की, जिनका एक वीडियो दरअसल बिहार में इस वक्त हलचल मचाए हुए है। यह हंगामा दरअसल बरपा है नीतीश के टोपी ट्रांसफर को लेकर। एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार को मुस्लिम नेता टोपी पहनाने का प्रयास करते हैं, मगर नीतीश कुमार टोपी पहनने से इनकार कर देते हैं और वही टोपी मुस्लिम नेता जमा खान को पहना देते हैं। अब नीतीश की टोपी ट्रांसफर पर जोरदार जंग छिड़ गई। बिहार की राजनीति में टोपी पहनाने का हुनर रखने वाले होनहारों में जब भी लोगों का नाम आएगा, उनमें पहला नाम नीतीश कुमार का होगा। यूं ही नहीं है कि बिहार में सीटें चाहे सबसे ज्यादा जिस दल की भी रहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। लेकिन ये बात बाद की नहीं है, आज की है। दरअसल आज पटना के बापू सभागार में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के स्थापना के 100 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मुसलमानों तक अपनी पहुंच मजबूत करने के इरादे से इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे थे। नीतीश ने मदरसा और मुसलमानों को लेकर सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई, लेकिन उन उपलब्धियों से ज्यादा इन तस्वीरों की चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार का ये वीडियो बिहार की राजनीति में हंगामा मचाए हुए है। पहले तस्वीरें देखिए। वीडियो में नजर आ रहा है कि मंत्री जमा खान नीतीश कुमार को टोपी पहनाने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन नीतीश उनके दोनों हाथ पकड़कर टोपी ले लेते हैं और उसे जमा खान को वापस पहना देते हैं। मंच पर मौजूद नेता ताली बजाते हैं। अब इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार ने टोपी पहनने से इनकार क्यों किया। क्या सेकुलर होने का नारा लगाने वाले नीतीश कुमार बदल गए हैं? अब सवाल उठे तो सरकार के मंत्री ने जवाब दिया, नाराजगी नहीं है, नाराजगी का परसेप्शन बनाया जा रहा है। जिस तरह से इन लोगों ने कहा था संविधान खतरे में है और आरक्षण खत्म कर देंगे, उसी तरह से ये भ्रम पैदा करने की कोशिश है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किसी ने इसको क्लियर किया है कि उनके मुसलमानों के साथ वो खड़े हैं? बिल्कुल खड़े हैं। क्या ये बिहार 3.5 करोड़ के बजट का बिहार था जब नेता आए थे 2005 में, अल्पसंख्यक कल्याण का, और 1000 करोड़ का बजट है। तो ये नीतीश कुमार नहीं खड़े रहते मुसलमानों के साथ तो इनका बजट क्यों बढ़ाते? आज अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास बना रहे हैं, IAS IPS की कोचिंग की व्यवस्था हज भवन में उन्होंने किया है, मदरसों को मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। सरकार के मंत्री चाहे जो कहें, मगर सवाल तो उठे ही हैं, क्योंकि ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए थे। साल 2011 का था, तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। एक कार्यक्रम में इमाम शाहिद सैयद ने नरेंद्र मोदी को टोपी पहनानी चाहिए थी, तब नरेंद्र मोदी ने टोपी पहनने से इनकार कर दिया था। तब नीतीश कुमार ने कहा था कि सत्ता के लिए टोपी भी पहननी होती है और टीका भी लगाना होता है। लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसे देखकर कहा जा सकता है कि कितना बदल गए सरकार। अब इस बदलाव पर विपक्ष तंज कस रहा है। यूथ कांग्रेस बिहार की ओर से सोशल साइट पर नीतीश कुमार की एक तस्वीर डाली गई है, जिसमें वो संघ के ड्रेस में दिख रहे हैं। साथ ही फोटो पर लिखा गया है कि नीतीश कुमार ने टोपी पहनने से किया इनकार, चचा का संघी शुद्धिकरण पूरा हुआ। इसके साथ ही लिखा गया है कि नीतीश की राजनीति का नया रंग, मंच पर टोपी अस्वीकार, पीछे संघी तालमेल स्वीकार, चचा की चालाकी का असली चेहरा सामने। पिछले कुछ दिनों से देखा गया है कि नीतीश कुमार को कोई कुछ देता है तो वो उसे वापस कर देते हैं, कभी माला कभी गमला। लेकिन इस बार मामला मुस्लिम टोपी का है और सामने चुनाव है तो मामला गंभीर हो गया है। रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। तो सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार मुस्लिमों से दूरी बना रहे हैं, और ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। नीतीश कुमार से मुस्लिम मतदाता छिटक गए हैं, साल दर साल वो नीतीश कुमार से दूर हो गए। साल 2015 की अगर बात कर लें तो यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी ने आरजेडी के साथ गठबंधन किया था, तब 80% मुस्लिम वोट आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन को मिला था। 7 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे गए थे, जिसमें 5 ने जीत हासिल की थी। ये 2015 विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो 1 मुस्लिम प्रत्याशी उतारा था, जिसे जीत हासिल नहीं हो सकी थी। 2015 के आंकड़े हमने आपको दिखाए, 2019। अब साल 2020 की बात कर लेते हैं। 2020 विधानसभा चुनाव आए, 11 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे गए और इनमें से कोई नहीं जीता, यानी कि दूर जाता मुस्लिम मतदाता 2020 में सबसे ज्यादा दिखाई दिया। साल 2024 यानी कि पिछले साल के लोकसभा चुनाव में जेडीयू गठबंधन को सिर्फ 12% मुस्लिम वोट हासिल हुए थे। तो इस कार्यक्रम में
नीतीश कुमार के विरोध की भी तस्वीरें सामने आई। कार्यक्रम में उस समय हंगामे की स्थिति तब बन गई जब कुछ लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। नारेबाजी करने वाले मदरसा शिक्षक थे। उनका ये कहना था कि उनका वेतन बकाया है और मदरसा बोर्ड की हालत खस्ता है और सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। ये शिक्षक अपने साथ अपनी मांगों के पत्र भी लाए थे। सीएम के सामने जब नारेबाजी शुरू हुई तो नीतीश कुमार ने इनकी मांगों का पर्चा मंगाया और अपने पास रख लिया। किस बात को लेकर आज हंगामा हो रहा है? आज लोगों ने ऐसे मुसलमानों को ख्वाब दिखाया था कि नीतीश कुमार जी आएंगे, बिहार के मुख्यमंत्री आएंगे और मुसलमानों के जो भी काम है वो सारे काम को करेंगे, उनके लिए घोषणाएं करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुसलमानों के साथ छलावा हुआ, मुसलमानों के साथ धोखा हुआ और धोखा देकर के आज बापू सभागार में पूरे बिहार के मुसलमानों को जमा किया गया, लेकिन उनके साथ किसी तरह की कोई घोषणा नहीं की गई। जो शताब्दी समारोह पर जो पूरे बिहार से मदरसा के साथ आए थे, माननीय मुख्यमंत्री ने उन सभी के सामने वादा किया कि मदरसा से मुतालिक जो भी मसाइल हैं हमारे पास आएगा, हम उसको मदद करेंगे, उसको काम करेंगे। और बहुत पुरखुलूस अंदाज में उन्होंने कहा कि हमने मदरसा को आगे बढ़ाया है, पूरे बिहार के मुसलमानों को आगे बढ़ाया है और आगे। वहीं आरजेडी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रही है। इसी क्रम में आज तेजस्वी यादव बिहार के लखीसराय पहुंचे। यहां से आरजेडी ने तेजस्वी के नाम का एक कैंपेनिंग सॉन्ग लॉन्च किया है। इस गाने में आरजेडी बिहार की जनता से वादे कर रही है और ये कह रही है कि आरजेडी आएगी तो बिहार का विकास होगा। गाने की थीम है डर को डराने वाले हैं, तेजस्वी आने वाले हैं। तेजस्वी का ये वादा है पूरा होगा, अब रोजगार बिहार में ही मिल पाएगा। 200 यूनिट तक बिजली भी अब फ्री होगी और गैस सिलेंडर मात्र 500 में होगा। तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में आज राहुल गांधी भी शामिल हुए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लखीसराय में एक ही गाड़ी में साथ दिखाई दिए। इस दौरान लोगों का जबरदस्त हुजूम भी दिखा। तो एक साथ दोनों की तस्वीरें, दरअसल ये पूरी यात्रा दोनों ने एक साथ करनी है। आज इनका काफिला लखीसराय पहुंचा, वहां पर ये वोटर अधिकार यात्रा आगे की ओर बढ़ी, लेकिन यहाँ पर जोश अलग ही दिखाई दिया। के लोग कि बिहार के लोगों को चूना लगा देंगे, हम लोग बिहारी हैं, बिहारी। एक दिन के ब्रेक के बाद वोटर अधिकार यात्रा एक बार फिर से शुरू हुई है और इस वक्त आपको लखीसराय से जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा की, उसमें देखिए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव किस तरह अभिवादन करते हुए लखीसराय के सड़क से गुजर रहे हैं और युवाओं की भीड़ है, कार्यकर्ताओं की भीड़ है और तेजी के साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का काफिला जो है वो आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। यहाँ से मुंगेर तक का सफर होगा और मुंगेर पहुँच करके जो यात्रा है वो रात्रि विश्राम आज वहीं पे होगी और कल मुंगेर से आगे की यात्रा। एक बार फिर अपने सहयोगी नदीम से कहेंगे दिखाएं, ये देखिए ये पूरा काफिला गाड़ियों का वोटर अधिकार यात्रा। चूंकि राहुल गांधी को आज सुबह ही शेखपुरा से यात्रा की शुरुआत करनी थी, लेकिन उपराष्ट्रपति पद के जो विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनके नामांकन की वजह से राहुल गांधी देर से पहुंचे। 4 बजे के बाद उन्होंने लखीसराय से यात्रा शुरू की है और अब ये काफिला मुंगेर तक जाएगा, जहां रात्रि विश्राम होगा, वहां अंतिम जनसभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। और जाहिर तौर पे जो हमने देखा है अब तक कि एसआईआर को लेकर के तमाम जो मुद्दे और सवाल वो उठाते रहे हैं, वो सवाल मुंगेर से भी उठेंगे। खैनी में चूना रगड़ देता है, एक बिहारी, बताइए आप लोग, गुजरात के लोग आकर के बताइए कि बिहार में कौन वोट देगा। लेकिन इनका ये बेईमानी इस बार बिहार में चलने नहीं दिया जाएगा। ये सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में है, अब इनसे बिहार संभाला नहीं जा रहा है। जो तेजस्वी कह रहा है, जो महागठबंधन कह रहा है, वही काम इनको करना पड़ रहा है। इनके पास कोई विजन, कोई सोच नहीं है। और कल प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा है और कल वो बिहार को एक बार फिर चुनावी गिफ्ट देने के मूड में है। पीएम मोदी 22 अगस्त को NH 31 पर 8.15 किलोमीटर लंबे ओटा सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन करेंगे।
इस प्रोजेक्ट में गंगा नदी पर बना 1.86 किलोमीटर लंबा 6 लेन का पुल भी शामिल होगा। निर्माण पर लगभग 1,870 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। पटना के मोकामा और बेगूसराय के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाएगा ये पुल। प्रोजेक्ट गंगा नदी पर 2 लेन वाले राजेंद्र सेतु के समानांतर बनाया गया है। और अब बात संसद के मॉनसून सत्र की, जो कि हंगामे के साथ ही शुरू हुआ था और इसका अंत भी यानी कि समापन भी हंगामे के साथ ही हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी का असर प्रधानमंत्री के साथ साथ चाय बैठक में भी दिखाई दिया। चाय पार्टी में विपक्ष का कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ। बैठक में एनडीए के नेता हालांकि मौजूद थे और इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष बड़े बड़े विधेयकों पर चर्चा में शामिल हो सकता था, लेकिन वो केवल व्यवधान डालने में लगे रहे। पीएम ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष में खासकर कांग्रेस में बहुत से युवा नेता बेहद प्रतिभाशाली हैं, लेकिन परिवार की असुरक्षा के कारण इन युवाओं को बोलने का मौका नहीं मिल पाता है। उन्होंने कहा कि संभव है कि यही युवा नेता राहुल गांधी को असुरक्षित और घबराहट में डाल रहे हों। इस बीच एक बार फिर राज्यसभा और लोकसभा सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। एक मिनट प्लीज आप मैंने जब सब अंदर थे उस वक्त आपने बिल पास किया और अब मुझे हमको सिखा रहे हैं तुम सब नियम कानून क्या है। बिल में थे प्लेकार्ड लेके उसमें थे, गलत कर रहे थे। सर मैं आपसे विनती करता हूं कि सबका सुनिए। आप हमारे पॉइंट्स को डिसमिस कीजिए, नो वी डोंट बॉदर, लेकिन कम से कम इस कार्रवाई में हमको क्या कहना है उसको भी अगर आप चांस नहीं देते या अवकाश नहीं देते तो ये बहुत बड़ा गलत है। और इससे मैं ये कहूंगा आप सर इस बिल पर बोलना चाहेंगे, मैं स्वागत करूंगा। सुनिए, स्वागत करूंगा। इसके अलावा कोई चीज नहीं। हाउस में क्या चल रहा है जी, और आप सुनना चाहिए, नहीं तो मैं इसके अलावा सर एक तो वोट चोरी, एक तो वोट चोरी का माननीय किरण रिजिजू, लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़गे जी ने सीसीदा चेयर के ऊपर में अभी जो बात किया, चेयर के ऊपर में क्वेश्चन जो उठे ये गलत बात है। चेयर हमेशा बोलने के लिए मौका देते हैं, वो सब्जेक्ट में नहीं बोलते हैं, सब्जेक्ट में नहीं बोलते फिर आपको इल्जाम लगाते हैं। चेयर को इस तरह से इल्जाम लगाना ठीक बात नहीं है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़गे जी, ये बहुत गलत बात है। मैं आपको फिर से कहता हूँ, आप विषय में बोलिए, नहीं तो कैसे रिकॉर्ड भेजेगा। आप इस तरह से जब से सदन चला है पूरा ये सत्र मानसून सत्र में आप लोगों ने चेयर को कोऑपरेट नहीं किया, बिल पे चर्चा के लिए समय दिया, बिजनेस एडवाइजरी में टाइम सेट किया, आप बोलते नहीं है। फिर अंत में आज इल्जाम लगा रहे हैं कि बोलने के लिए मौका नहीं देते हैं। ये गलत बात है, मैं इसका खंडन करता हूं। इधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वोटर लिस्ट को लेकर विपक्ष पर जबरदस्त हमला किया। एक तरफ पीडीए की बात करेंगे और दूसरी तरफ उनके स्थान पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को, पाकिस्तानी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को मतदाता बना करके यहां के वंचितों को, यहां के पिछड़ों को और भारत के नागरिकों को मतदान करने से वंचित करने की कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इस दुष्चक्र के खिलाफ आज जब कार्य हो रहा है तो उस कार्यक्रम को व्यवधान पैदा करके इनके द्वारा न केवल संसद की कार्रवाई को बल्कि चुनाव आयोग पर भी आक्षेप लगा करके, जुडिशरी पर भी आरोप लगा करके, आक्षेप लगा करके संवैधानिक संस्थाओं की भी अवमानना करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है।
तो एक तरफ संघ की विचारधाराओं में रचे बचे बसे एसपी राधाकृष्णन, तो दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी अदालत के न्यायाधीश रहे बी सुदर्शन रेड्डी। उपराष्ट्रपति चुनाव की जंग की तस्वीर अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है। कल ही एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन ने अपना पर्चा दाखिल किया। आज विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी की बारी थी, उन्होंने अपना नामांकन किया। जहां इंडिया गठबंधन ने शक्ति प्रदर्शन किया और उस मौके पर सोनिया गांधी, शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत रामगोपाल यादव, डीएमके सांसद तिरुचि शिवा, गठबंधन के कई अन्य नेता भी नामांकन के वक्त मौजूद रहे। विपक्ष के 80 सांसदों ने प्रस्तावक और अनुमोदक के तौर पर साइन किया। इनमें सोनिया गांधी का नाम भी शामिल है। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होगा। और अब बात दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा की। कल जनसुनवाई के दौरान हमले के बाद आज रेखा गुप्ता की सुरक्षा में बदलाव किया गया। गृह मंत्रालय ने रेखा गुप्ता की सुरक्षा की समीक्षा करते हुए उसे और सख्त करने के आदेश दे दिए हैं। अब रेखा गुप्ता की सुरक्षा सीआरपीएफ जवानों की तैनाती के साथ हुई है। पहले दिल्ली पुलिस रेखा गुप्ता की सुरक्षा में तैनात थी, अब सीआरपीएफ की वीआईपी सुरक्षा ग्रुप सीएम की सुरक्षा करेगी। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गांधी परिवार को ही वीएसजी मिली थी। इसके अलावा रेखा गुप्ता के घर के बाहर नए सीसीटीवी लगाए गए हैं। और आज हमले के बाद रेखा गुप्ता की पहली तस्वीर सामने आई, जिसमें दिल्ली के बीजेपी सांसदों के साथ उन्होंने मुलाकात की। देखो, उनका स्वास्थ्य अब ठीक है, चोट लगी है उनको, मगर अब वो स्वस्थ हैं और जन सुनवाई पे कोई असर नहीं पड़ेगा। पुलिस अपना काम कर रही है, अब वो काम पे भी निकल रही है। आरोपी 5 दिन के भी फिलहाल रिमांड में है। वो पुलिस अपना कार्य कर रही है। हम भी उस निष्कर्ष का इंतजार कर रहे हैं कि वास्तव में ये व्यक्ति कौन है, क्या इसमें कोई साजिश है। इन सारी बातों का जवाब पुलिस का। 7 सांसद जो दिल्ली के हैं वो जाके आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के आवास पर उनका हालचाल पूछने के लिए आए थे। आपके माध्यम से मैं दिल्ली की जनता को पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहूंगी, कतई ही व्याकुल मत होइए। हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी शेरनी हैं, वो निडर हैं, उनका मनोबल बना हुआ है और वो फौलादी जज्बे की धनी हैं। उसी वात्सल्य, उसी ममत्व से, उसी आत्मीयता से लोगों से मिलती रहेंगी जैसे मिलती थी और दिल्ली को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए काम करती रहेंगी। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हमले के बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला सामने आया। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट कर कहा है, उन्होंने कहा कि अब दिल्ली की हर विधानसभा में जाकर जन सुनवाई वो करेंगी, यानी कि डिगेंगी नहीं। कल के हमले के बावजूद जन सुनवाई जारी रहेगी। हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगी, अपनी मौजूदगी दर्ज करेंगी और वहां पर लोगों की आप बीती और उनकी शिकायतें सुनेंगी जनसभा के दौरान। आपके मुख्यमंत्री आपके द्वार। और अब सवाल ये कि आखिर रेखा गुप्ता पर हमला क्यों किया गया? अब तक पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। साजिश करके मुख्यमंत्री जी को जमीन पर गिराकर मारने का प्रयास किया गया है। कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है या क्या मामला है, ये अभी कहना ठीक नहीं है। वो कुत्तों के प्रति तो उसका बहुत अच्छा लगा था, वो उसे रोज दूध पिलाते थे। आखिर रेखा गुप्ता पर हमले की वजह क्या है? अगर आरोपी डॉग प्रेमी था तो रेखा को क्यों निशाना बनाया, या फिर किसी साजिश के तहत राजेश राजकोट से दिल्ली आया? ऐसे तमाम सवाल हैं जिसका जवाब जांच एजेंसियां तलाश रही हैं। पेशी के बाद राजेश को पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है, जहां लगातार उससे सवाल जवाब हो रहे हैं। इस बीच पुलिस पूछताछ में एक अहम जानकारी सामने आई है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने सपने में देखा था कि शिवलिंग के ऊपर कुत्ता बैठा है, जिससे आरोपी को लगा कि भगवान शिव ने कुत्तों की आवाज उठाने के लिए उसको चुना है। आरोपी राजेश ने पूछताछ में अपने पशु प्रेम को लेकर कई दावे किए हैं। उसने बताया कि गुजरात में पशुओं के हित से जुड़े मामले में वो अनशन कर चुका है। आरोपी मई में अयोध्या गया था, जहां बंदरों की बेहतरी के लिए अनशन कर चुका है। आरोपी ने बताया कि कुछ दिन पहले उसने एक वीडियो देखा था जिसमें दिल्ली में कुत्तों के शेल्टर होम बनाने की बात चल रही थी। उधर राजेश भाई खीमजी साकरिया की मां उसे डॉग लवर और गुस्सैल स्वभाव का बताकर साजिश के आरोप से इनकार कर रही है।
बाहेरी छोकरा શું કરે છે કાઈ ખબર નહીં હંજા બાहेरी છોકરા એને મોટા મત કર્યા અમે હતા પેટ ભરી છે ઘરમાં બધાને મારતા હા બધાને મારે એનું એવું કાઈ નહીં બાहेरी ને બહુ જ મારે બિચારી ઘરવાળી ને મારે કઈ મારો મગજ હું એને હું બોલું તો મને મારે સ્વભાવ એવો જ મગજ જેવો થઈ ગયો बेजुबानों से आरोपी राजेश के प्रेम की बात उसके पड़ोसी भी कह रहे हैं। आज तक संवाददाता जब राजकोट में राजेश के घर पहुंचे तो घर पर पॉलिथीन में रोटियां पड़ी मिली। लोगों का कहना है कि राजेश रोजाना इसी तरह आसपास से रोटियां जमा कर आवारा कुत्तों और गायों को खिलाते थे। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मॉस्को में एस जयशंकर और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात हुई है। बेहद अहम ये मुलाकात बताई जा रही है क्योंकि रूसी दौरे पर इस वक्त एस जयशंकर है। वहां पर उनकी मुलाकात राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई है। ये मुलाकात के वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मॉस्को में विदेश मंत्री जयशंकर ने ये मुलाकात पुतिन से की।